गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज 11वां सेट देखेंगे हम ज्योग्राफी का। इसके पहले हमने कल आपको बताया था यानी कि जो हिस्ट्री के ये टेस्ट है यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर भी है जो 26 अगस्त 2023 को हुआ था, तो हिस्ट्री का है। अब इसी क्रम में हम यहाँ पर देखते हैं कि सेट 11 में ही जो पार्ट 2 में दिया हुआ है यानी कि ज्योग्राफी का जो टेस्ट सीरीज है। आइए देखते हैं, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है और इसमें आप देखते हैं कि इसमें प्रत्येक यानी कि 4 विषयों के इसमें 11 सेट दिए हुए हैं। तो हम आज देखेंगे, हम इसमें भूगोल के जो है कि 11वां सेट देखेंगे जो एक तरीके से हमारा ये प्रीवियस ईयर का पेपर भी है। तो जो 26 अगस्त 2023 को बीपीएससी टीआरई 1 में जो पेपर हुआ था, तो आइए देखते हैं और इसको सलूशन उसके जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति है। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है? देखिए ऑप्शन में है सियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन, काला हिरण। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि जो असुरक्षित जो जाति हैं यानी कि जंतुओं की जो जाति जो लुप्त हो गई है या लुप्त होने वाली हैं, तो इसे कुछ असुरक्षित प्रजाति में उसको लिस्टेड किया गया है, जिसमें देखिए आपके ऑप्शन में जो गांगे डॉल्फिन है, एशियाई हाथी है, काला हिरण है, ये सभी जो है कि भारत में असुरक्षित जाति हैं। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशियाई जो जंगली कुत्ता है, उसके बाद से ब्राउन बियर हैं और गोल हैं, ग्रे इंडियन है, वुल्फ है, अंडमान रैट हैं, एशियाई गोल्डन कैट और चार सींग वाला मृग, ये सभी जो है कि असुरक्षित प्रजाति हैं भारत में। इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? यानी कि भारत में वन संसाधनों का जो ह्रास हो रहा है यानी कि उसका वो वन संसाधन कम हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए इसमें प्रमुख कारण है यानी कि कृषि का जो विस्तार हो रहा है, तो कृषि का विस्तार भी एक तरीके से वन संसाधनों की कमी का सबसे प्रमुख कारण है। क्योंकि वन संसाधनों से हम जो है कि लकड़ी की छाल, पत्ते, रबर, भोजन, ईंधन या चारा के रूप में या और जो है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हम वन संसाधनों पर आश्रित हैं और जो वन विस्तार का प्रमुख कारण बनता जा रहा है, वन जो संसाधनों का ह्रास है उसका प्रमुख कारण बनता जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? पारिस्थितिक खेती की जो विधि हैं, तो नई पद्धति के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया जा रहा है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है यानी कि बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, तवा मत्स्य संघ या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है यानी कि इसको कई विधियों को यानी कि इसमें देखा जाए तो इसमें अन्य सभी विधियों से भी इसको प्रचलित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से देखिए 44वां प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? सरदार सरोवर बांध ये किन राज्यों को कवर करता है? तो देखिए ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य को कवर करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। और सरदार सरोवर जो परियोजना है वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और 163 मीटर ऊँचा बांध है ये। तो सरदार सरोवर परियोजना के तहत ही नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई हैं, परंतु इससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है, क्योंकि इसका क्या कारण है? कि नदी घाटी परियोजनाओं को तो बाढ़ की समस्या को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आखिर क्या कारण है कि उनके चलते ही यानी कि नदी घाटी परियोजनाएं ही बाढ़ के लिए मुख्य कारण बनती जा रही हैं? तो इसका सही जवाब है कि देखिए बाढ़ जो है कि इसमें तो देखिए हम जानते हैं कि जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, तो इसमें जो कारण दिए गए हैं, तो इसमें देखिए इसमें दिया है कि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए हैं, अत्यधिक वर्षा से बांध में पानी छोड़ना पड़ा है और बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है कि इसमें कोई भी जो है कि सूटेबल ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है जो इसके लिए कारण है, यानी कि उपयुक्त में से एक कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। कौन सा राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप दिया है? तो तमिलनाडु ये प्रथम राज्य हैं जिन्होंने वर्षा जल संचयन के लिए कानून बनाया है। और यह परियोजना जो है 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी।
और हम जानते हैं कि वर्षा जल संचयन जो है कि संरचना जो वर्षा जल संचयन है ये उस तकनीक का हिस्सा है जिसके माध्यम से छत से हम क्या करते हैं कि जल ग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल को एकत्र किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है उससे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में बता रहा है कि किसका उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। ये 47वां प्रश्न है और 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि ये भारत जो है कि चावल गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर था, यानी कि इसका चावल भी सही है, गन्ना भी सही है। इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। किसानों के फ़ायदे के लिए संस्थागत सुधार था, ये कौन सा सुधार जो है कि किसानों के फ़ायदे के लिए था, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी कि भूमि सुधार के लिए जो है कि भूमि सुधार जो किया गया था वो एक तरीके से संस्थागत सुधार था और किसानों के फ़ायदे के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। जो कोडरमा ज़िला है वो झारखंड का वो अभ्रक के लिए सबसे यानी कि प्रमुख उसका उत्पादक क्षेत्र है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला से में पूर्ण है। भारत का एकमात्र उद्योग कौन है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, वो कौन सा है, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप सोचिए, लौह इस्पात उद्योग है, कपड़ा उद्योग हैं या फिर चीनी उद्योग हैं, तो इसका सही जवाब है कि कपड़ा उद्योग हैं, यानी कि कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। 51वां प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए इसमें जो विकल्प में जो दिया गया है, यानी कि मक्का जो है वो एक प्रकार का खरीफ फसल है विकल्प के अनुसार, बाकी जो गेहूँ है और मटर है ये तो रबी की फसल है। नेक्स्ट है कि कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। कौन सी ऐसी फसल है जिसको तैयार होने में 1 साल का समय लग जाता है, तो देखिए गन्ने की फसल जो है वो 1 साल का समय लगभग ले लेती हैं। इसमें जो है कि देखिए जो दिया हुआ है कपास है, तो कपास 5 से 6 महीने में पक जाता है। पटसन जो है वो भी 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती हैं, जबकि जौ जो फसल है वो 3 से 4 महीने में। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है, यानी कि गन्ना ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं कि किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं ये बताना है। इसका सही जवाब है कि ये भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि वो ये बिछाए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाता है, यानी कि सही जवाब है इसका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार। अब इसमें देखिए 54वां प्रश्न है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। ये 54 नंबर प्रश्न है। तो देखिए इसमें 2017 या 2016-17 की जो रिपोर्ट हैं तो उसमें भारत जो है, जो भारत का विश्व पर्यटन में जो स्थान है वो इसमें नहीं है, यानी कि आंकड़ों में नहीं दिया गया है ऑप्शन में। इस तरीके से इसका सही जवाब है कि ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। और 55वां प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो देखिए जो नई जलोढ़ मिट्टी हैं उसे खादर के नाम से जाना जाता है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उससे बांगड़ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन इसमें खादर है, जबकि जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उससे बांगड़ कहते हैं। और इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है, यानी कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती हैं। तो काली मिट्टी, ये तो आप जानते होंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है, और काली मिट्टी को हम जानते हैं कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा होती है जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी है। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में देखिएगा मासिन राम एक जगह है जो मेघालय में है, और वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पे होती है। और इसके पहले जो है कि चेरापूंजी एक जगह था जो कि मेघालय में ही था, लेकिन अब जो है ये मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ देश हैं और एक तरफ जो है कि श्लेष और वर्ण कृषि का नाम है। यानी कि श्लेष एवं वर्ण कृषि जो होती हैं, यानी कि जिसको हम कर्तन दहर प्रणाली या झूम कृषि भी कर सकते हैं, तो उसके अलग अलग देशों में उसे अलग अलग नाम से जानते हैं।
तो आइए देखते हैं इसमें, ये सभी क्लास 10th ज्योग्राफी का ये चैप्टर में है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए मैक्सिको में यानी कि जो झूम खेती होती हैं, जिसमें स्लैश एंड बर्न कहा जाता है, क्योंकि उसको जंगलों और झाड़ियों को जला करके और वैसे जगहों पे खेती की जाती है, फिर उसको छोड़ करके वो लोग जो है कि फिर दूसरे जगह खेती करते हैं और ये प्रक्रम चलता रहता है। तो देखिए मैक्सिको में इस खेती को हम मिल्पा के नाम से जानते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं और ये इंटरमीडिएट के ज्योग्राफी में भी है। वियतनाम में इसे रे के नाम से जानते हैं, जबकि इंडोनेशिया में इसे लगांग के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, आप यहीं से देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी कि जो भूदान आंदोलन था वो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और यह आंदोलन जो शुरू किया था भारतवर्ष में विनोबा भावे ने 1951 के में जो है कि एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था ये, और 51 में इसको विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? जो टूथपेस्ट होता है उसमें चमक, एक अजीब चमक पाई जाती है, तो उसमें वो किस खनिज के कारण होता है? तो देखिए उसमें अभ्रक के कारण उसे जो है कि चमकीला बनाया जाता है। और टूथपेस्ट का पीएच मान जो होता है वो लगभग 8 होता है। हम जानते हैं कि जो 8 यानी कि 60 से ज़्यादा अम्लीय क्षारीय होता है, और जो हमारे पीएच मान जब हमारे मुंह का अगर 5.5 से कम रहता है तो दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। और एक बात और है कि टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए उसमें उपयोग किया जाने वाला जो रसायन होता है वो टाइटेनियम होता है, यानी कि टूथपेस्ट में जो सफ़ेद रंग होता है वो टाइटेनियम ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि उसमें जो चमक होती हैं वो अभ्रक के कारण होती हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद हैं? बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद हैं? तो बरौनी इसका सही आंसर है, यानी कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है। और इस तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। ये देखिएगा 62 प्रश्न है, यानी कि 62वां प्रश्न है। इसमें देखिए पहले ही जो है कि इसमें ऑप्शन से पूरा करना है कि भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, यानी कि जो इसको हम कह सकते हैं कि 14,001 दिया हुआ है कि उसके लिए ISO प्रमाणन है। ये कौन सा इसमें से देखना है कि कौन सा इसमें से जो है कि प्रबंधन प्रणाली है। तो देखिए इसमें NTPC जो हैं वो भारत में प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला एक निगम है, यानी कि NTPC। और नेक्स्ट प्रश्न है कि और NTPC के विषय में एक बात और जान लीजिए कि NTPC की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी, और NTPC का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, यानी कि 63वां प्रश्न होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से वे शहर कौन से हैं? यानी कि जो जिसके द्वारा जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए इसमें ये सभी क्लास 10th में ही हैं, तो आप देख सकते हैं इसको वहाँ से भी। देखिए इसका ऑप्शन ए जो इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिए, पहले ही ऑप्शन में दिख गया कि देखिए दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये ऐसे 4 शहर हैं जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया है। और इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जो शुरुआत हुई थी तो वो 2001 में की गई थी, और अब तक जो है कि इस योजना के तहत जो कुल लंबाई है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों को, तो वो जो है कि 5,846 किलोमीटर तक ये लंबे जो है कि योजना तक इसको सफल किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया जाने वाला अगर कोई बंदरगाह है तो कांडला है, जो कि गुजरात में है, और गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित जो है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और बताना है कि और किसके निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन है आपके पास, कोयला है, सोना है और उसके बाद से सिलिकॉन भी है। तो इसका सही जवाब है कि कोयला है, यानी कि ये जो तीनों राज्य हैं कोयला और निक्षेप के मामले में काफ़ी समृद्ध हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि देखिए अगर यहाँ पे अगर ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बातें हैं तो देखिए इसमें जो कोयला लोहा उत्पादन के मामले में काफ़ी कंफ्यूज करता है और इससे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। देखिए भारत में अगर कुल भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो कोयले के मामले में झारखंड सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद से उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश है।
और भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है तो वो हैं छत्तीसगढ़। और इस तरीके से ये हम जानते हैं कि कोयले को काला हीरा के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो चीन है। और भारत में अगर बात करें तो भारत चावल उत्पादन के मामले में चीन के बाद से दूसरे स्थान पर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जबकि चावल का निर्यात करने में अगर देखें कि चावल का निर्यात कौन सा देश करता है तो चावल निर्यातक देशों में भारत सबसे नंबर 1 पे है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा जो है कि चावल का निर्यात करता है, यानी कि दूसरे देशों को भेजता है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी। भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है कि 1952 में इसको लागू किया गया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। एल्युमिनियम यानी कि देखिए हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का इसमें एक ऑप्शन में आप देखिए उसका अयस्क दिख रहा है, यानी कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है और इसी से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो एल्युमिनियम क्या है कि एक श्वेत रंग की धातु है और एल्युमिनियम जो है कि काफ़ी उपयोगी एक तरीके से कह सकते हैं कि धातु है और काफ़ी टिकाऊ भी है और इसका उपयोग जो है कि कई क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल, ये प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। देखिए गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। अगर बात करें कि कहाँ है तो इसका सही जवाब होगा कि वो चाइना में है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, देखिए सिंध नदी किस नहर से होकर बहती है। देखिए सिंध नदी जो है यानी कि पेरिस से होकर के बहती है। हम जानते हैं कि पेरिस जो है कि फ्रांस की राजधानी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस जो है कि फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी एक शहर है और वहाँ से सिंध नदी जो है कि पेरिस से होकर के बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन है। कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है भारत। और भारत के अगर भारत ही नहीं बल्कि अगर विश्व के प्रमुख पटसन उत्पादक देशों की बात करें तो इसमें भारत सबसे पहले है, फिर उसके बाद बांग्लादेश, चीन और उसके बाद से थाईलैंड है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे लौह अयस्क उपलब्ध ही नहीं है। तो इसमें देखिए इसका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए तो जो ऑप्शन में दिया गया है यानी कि जो ऑप्शन में जो 3 राज्य दिए गए हैं उसके अनुसार बिहार इसका राइट आंसर है, क्योंकि बिहार में लौह अयस्क जो है कि उपस्थित नहीं है। जबकि और भी राज्य हैं जो जहाँ पे लौह अयस्क उपस्थित नहीं है, मगर इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर बिहार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। देखिए तो ये जो है कि अंटार्कटिका में स्थित है और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और यहाँ से इसका अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है कि वो अमेजन नदी है, जो दक्षिण अफ्रीका की है और सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी के जो मुहाने हैं, अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती हैं, ये भी जानने वाली बातें हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। 75 ये प्रश्न है कि भारत का अधिकतम जो गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और यहाँ से देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक जो है कि गन्ना और आलू का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो भी उत्तर प्रदेश है, जबकि पंजाब में गेहूं की उत्पादकता जो है कि सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 इससे में निहित है। देखिए ये सभी जो है कि क्लास 10th के ज्योग्राफी में ही बहुत अच्छे तरीके से इसको दिया गया है। पहले चैप्टर में देखिएगा रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उसमें जो एजेंडा 21 था जिसमें 21 जो है कि कार्यक्रम को उसमें शामिल किया गया था और उसका मकसद था पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक से अधिक जो है कि जवाब सही है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण भी उसका मकसद था, वैश्विक सतत विकास भी था और विश्व शांति, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश यहाँ से पूछा गया है, तो इसका सूटेबल जो आंसर है यानी कि चाइना है। और यहाँ से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, तो इसमें भारत में जो सर्वप्रथम तेल की खुदाई हुई थी 1866 ईस्वी में, तो असम इसका आंसर होना चाहिए, असम में है।
लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक इसमें से कौन सा देश है? तो एल्युमिनियम का जो उत्पादक देश हैं वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कोई है अगर एल्युमिनियम का विश्व में, तो चाइना है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ से हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये आज का आखिरी प्रश्न है ज्योग्राफी के लिए कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है ज्योग्राफी के प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। देखिए इसके बाद से पार्ट 2 में फिर अब अगला जो चैप्टर है, यानी कि अगला जो प्रश्न दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए दिए गए हैं, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो ये एक तरीके से आपको जो है कि प्रीवियस ईयर का पेपर था, अगर आपने वो पेपर नहीं देखा था या नहीं दिया था तो आपके लिए ये अच्छा है कि आप इस प्रश्न को यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अगले यानी कि इकोनॉमिक्स या पॉलिटी के लिए होगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। फ़िलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कीजिए। और आप हमारे जो है कि प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो देख सकते हैं। विशेष करके सामान्य अध्ययन के 18 टेस्ट सीरीज को वहाँ पे अपलोड किया गया है।